अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन एजुकेशन एकेडमी बलूचिस्तान की जानिब से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है बलूचिस्तान बोर्ड की केमिस्ट्री 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। और उसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के को हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है मैटर। अब मैटर क्या होता है? मैटर हर वो चीज जो वजन रखे और जगह घेरे उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अगर आप मैटर के बारे में नहीं जानते या डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं कि मैटर होता क्या है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री यानी चैप्टर नंबर 1 में जो पहला टॉपिक है मैटर, एनर्जी एंड डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, ये तमाम चीजें आप उसके अंदर देख सकते हैं। तो फिजिकली हम मैटर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। तो टॉपिक शुरू करते हैं। प्योर सब्सटेंस होता क्या है? सेम प्रॉपर्टीज एवरी टाइम, यानी सेम सेम मतलब एक जैसी। सेम का मतलब है एक जैसी, प्रॉपर्टी का मतलब है खसूसियात। एवरी टाइम हर वक्त, यानी हर वक्त एक जैसी खसूसियात होती है। हर वक्त एक जैसी खसूसियात होती है। अब सवाल आपके ज़हन में होगा कि सर किस तरह से हर वक्त एक जैसी खसूसियात होती है? हर वो सब्सटेंस यानी हर वो मैटर जिसकी हर वक्त एक जैसी खसूसियात हो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? हर वो मैटर का हिस्सा या हर वो सब्सटेंस ऑफ मैटर, मैटर का वो सब्सटेंस, वो हिस्सा, वो पार्टिकल जिसकी खसूसियात हर वक्त मुख्तलिफ होती है उसे हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। याद रहे, एक बार फिर सुनो, इसमें अक्सर लड़के कंफ्यूज होते हैं। प्योर सब्सटेंस होता क्या है? मैटर का वो हिस्सा या मैटर का वो जर्रा जिसकी खसूसियात हर वक्त एक जैसी हो उसे हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और मैटर का वो हिस्सा, मैटर का वो जर्रा, मैटर का वो पार्टिकल, कंपाउंड जिसकी खसूसियात हर वक्त मुख्तलिफ होती है उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और याद रहे, प्योर सब्सटेंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होता है एलिमेंट, कंपाउंड, ये प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं। और मिक्सचर जो है ना वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है। अक्सर लड़के इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट या कंपाउंड, और मिक्सचर दोनों हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। नहीं, कंपाउंड हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस होता है, एलिमेंट भी हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है, जबकि मिक्सचर जो है ना वो हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस होता है। अब उम्मीद है आप लोग कुछ समझ गए होंगे, आगे भी समझाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। वैसे इसकी डिफिनेशन जो है ना लिक्विड चैप्टर में मैं आपको जरूर लिखाऊंगा, यहाँ मैं सिर्फ आपको फिजिकली समझाता हूँ। वो टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो आप फिजिकली जवाब दे दीजिए कि वो टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, जिस पर एक सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलना। जिस टेम्परेचर पर एक सॉलिड लिक्विड के अंदर पिघल जाए उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और दूसरी बात, आप की ज़हन में एक सवाल होगा कि सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिसमें एक लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। याद रहे, हम कहते हैं वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 100 डिग्री होती है। यानी जैसे ही टेम्परेचर आपने वाटर को लिया एक पिस्टन के बर्तन के अंदर और पीछे से आग दे रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता से वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। जैसे ही 100 डिग्री में पहुंच जाता है तो पानी जो है ना वो बुखारात में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है जो लिक्विड था वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि सर मुझे बता दीजिए या स्टूडेंट मुझे बता दीजिए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, आपको होगी कि वो टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और दूसरी बात ये कि बॉइलिंग पॉइंट फिर क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए उसे हम क्या कहते हैं?
बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की टेम्परेचर की डिफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड और लिक्विड की, बॉइलिंग पॉइंट की जिस पर लिक्विड और गैस की जो वेपर प्रेशर हो वो सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट जिस पर सॉलिड और लिक्विड की वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन आप फिजिकली समझ ले, फिलहाल जो है ना आपको मजीद समझने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं लिक्विड चैप्टर में पूरे डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। अब आपका ज़हन होगा कि सर प्योर सब्सटेंस के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे सेम रहती है और इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफरेंट होती है। फर्ज करो मैंने एक पिस्टन उठाया। अब पिस्टन के अंदर आयोडीन सॉलिड मौजूद होता है, इसका एग्जांपल है इसका प्योर सब्सटेंस। अब आयोडीन सॉलिड मौजूद है, जैसे मैं इसको टेम्परेचर दे रहा हूं, ये क्या है, सॉलिड है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है 10 डिग्री, 10 से 30 डिग्री, 30 से 50 डिग्री। अब जैसे ही टेम्परेचर 50 डिग्री पर पहुंचा, ये तमाम आयोडीन का जो ब्लॉक यहाँ पड़ा हुआ है ये पूरा पिघल जाता है, एकदम से पिघल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जगह पिघल रहा है, ऐसा ऐसा पिघल रहा है, एकदम से पिघल गया। जैसा ही टेम्परेचर 50 पर पहुंचा, ब्लॉक एकदम से पिघल गया। इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट यानी सेम रहती है। चाहे आप ब्लॉक कहीं भी ले जाओ, इस ब्लॉक के जो जर्रे हैं वो एक ही टेम्परेचर पर क्या होंगे, पिघल जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है, हर वो मीटर का वो जरा या हर वो सब्सटेंस जो हर वक्त एक जैसी खसूसियात शो करे उसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि एग्जांपल दे दो सर, एग्जांपल ये है कि अगर आप आयोडीन को यहाँ एक डालते हो एक कंटेनर के अंदर, एक बर्तन के अंदर, और पीछे से आग देना स्टार्ट कर देते हो, जैसे ही 50 डिग्री तक पहुंचता है ब्लॉक एकदम से पिघल गया, एकदम से पिघल जाता है। इसका मतलब है ये हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस होता है। और दूसरी बात, हमारे पास एक ग्लिसरीन है। अब ग्लिसरीन डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है। आपके ज़हन में भी सवाल होगा कि सर ये तो मुख्तलिफ एटम से बना होता है, चलो उसको बाद में स्टडी करते हैं। आपने क्या किया, ग्लिसरीन को C3H8O3 को डाला। अब आपने जैसे ही इसका ग्लिसरीन डाला और पीछे से आग दे रहे हो, आग दे रहे हो, ग्लिसरीन पिघली हुई हालत में पड़ा हुआ है। अब आग दे रहे हो, जैसे ही टेम्परेचर 290 डिग्री तक पहुंचा, आयोडीन वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयोडीन के वेपर्स बन जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब आप पानी को जो है ना एक बर्तन के अंदर डालते हो, पीछे से आग देते हो, टेम्परेचर जैसे ही 100 पर पहुंचता है तो गैस कन्वर्ट हो जाता है, एकदम से आयोडीन कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर। तो इसका मतलब है इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 290 डिग्री है, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर उसकी बॉइलिंग पॉइंट सेम है। चाहे आयोडीन को, चाहे ये पूरा ग्लिसरीन आप एक कमरे के अंदर रखो, चाहे कहीं भी ले जाओ, 290 डिग्री पर जैसा ही टेम्परेचर पहुंचेगा, सारा ग्लिसरीन ऐसा ऐसा करके वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि कुछ आयोडीन सॉलिड बनेगा, कुछ जो है ना लिक्विड बनेगा, कुछ जो है ना वेपर में कन्वर्ट होगा, सारे काम नहीं होंगे। ये जो आयोडीन लिक्विड, ये जो ग्लिसरीन का लिक्विड है वो गैस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इनकी जो खसूसियात होती है हर वक्त सेम होती है, प्रॉपर्टीज सेम होती है। प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। अब आप के ज़हन में सवाल होगा कि इम्प्योर सब्सटेंस होता क्या है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज एवरी टाइम, हर वक्त इनकी खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज एवरी टाइम, हर वक्त मुख्तलिफ होती हैं। अब उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे कि हर वक्त इनकी खसूसियात मुख्तलिफ होते होंगे। ये जी मिक्सचर का नाम मैंने एग्जांपल दिया था। अब एलिमेंट जो दिया था वो हमारे पास क्या था, आयोडीन, जो एक जैसे एटम से मिलकर बनी। फर्ज करो ये ब्लॉक है वो पूरा आयोडीन से मिलकर बना है। और कंपाउंड ग्लिसरीन जो मुख्तलिफ एटम से, हर वो चीज जो मुख्तलिफ एटम से मिलकर बने लेकिन इनकी रेशो क्या हो, फिक्स्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर रेशो फिक्स नहीं है। कैसे नहीं है फिक्स, मैंने एक बर्तन उठाया, उस बर्तन के अंदर कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है, क्लोरीन भी मौजूद है, ये तमाम कंपाउंड इसके अंदर मौजूद है एक ब्लॉक की
शक्ल में जिसके अंदर ये तमाम एटम्स मौजूद हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आयोडीन भी मौजूद है। अब मैं यहाँ पर इसको आग लगा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको आग लगा देता हूँ तो कुछ वक्त के बाद टेम्परेचर 50 डिग्री पर पहुंचा, यहाँ पर कुछ पिघल गया, बाकी पत्थर का पत्थर ही है, यानी कुछ पिघल गया बाकी उसी तरह का पड़ा है। अब जो पिघल गया वो क्या है, आयोडीन है, यानी इसके अंदर आयोडीन पिघल गया लेकिन बाकी पिघल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ आयोडीन के अंदर अलग हो रहा था, प्योर सब्सटेंस के अंदर अलग हो रहा था। एक ही टेम्परेचर पर पूरा एकदम से पिघल जाता था, सारा पिघल जाता था, लेकिन यहाँ पर पिघल नहीं रहा है, कुछ पिघल गया बाकी पिघल नहीं रहा है। अब जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंचता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन जो है ना वो पिघल जाता है, कार्बन पिघल जाता है, जबकि आयोडीन जो है ना वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ आपको कुछ पिघल रहा है, कुछ गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि इम्प्योर सब्सटेंस की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारे पास एक फिजिकल खसूसियात जो है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? आप यहाँ टेम्परेचर दे रहे हो 50 डिग्री पर, आयोडीन पिघल रहा है, अब आप टेम्परेचर मजीद बढ़ा रहे हो तो पत्थर के अंदर जो कार्बन है वो पिघल रहा है, लेकिन इसके अंदर जो आयोडीन है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मुख्तलिफ है। यानी 50 डिग्री पर जो है ना आपका आयोडीन पिघलेगा, 100 डिग्री पर कार्बन पिघलेगा, 150 डिग्री पर ऑक्सीजन पिघलेगा, 200 डिग्री पर कार्बन पिघलेगा, नाइट्रोजन पिघलेगा, 400 डिग्री पर क्लोरीन पिघलेगा। इसका मतलब इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है मुख्तलिफ होती है, हर वक्त एक जैसी नहीं होती। बस ये सब्सटेंस रखा ये एकदम से जैसे टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पर पूरा पिघलेगा या तो नहीं पिघलेगा, या तो एक ऐसा टेम्परेचर पर जो है ना सारा एकदम से पिघल जाएगा। वो क्या है, वो प्योर सब्सटेंस है हमारे पास, हर वक्त उनकी खसूसियात सेम रहती है। और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस हर वक्त इनकी खसूसियात सेम नहीं रहती है, कुछ पिघल रहा है, कुछ जो है ना गैस में कन्वर्ट हो रहा है, एक टेम्परेचर पर न पूरा पिघल रहा है न पूरा गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या है, हमारे पास एक इम्प्योर सब्सटेंस है और मिक्सचर है हमारे पास। और इसकी एग्जांपल हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस की क्या होती है, मिक्सचर होती है। मिक्सचर जो है ना ये मिलावट है, मुख्तलिफ चीजों की मिलावट है। अब आपके ज़हन में सवाल होता होगा कि सर ग्लिसरीन भी तो मिलावट है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, लेकिन आप ये भी तो मिलावट है, तो हम कंपाउंड को क्यों इम्प्योर सब्सटेंस नहीं कहते, और इनकी बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्यों सेम रहती है, एक ही टेम्परेचर पर सारा पिघल जाता है और एक ही टेम्परेचर पर पूरा लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इनकी खसूसियात क्यों मुख्तलिफ होती है। याद रहे कंपाउंड की जो रेशो होती है एटम की वो फिक्स होती है, एटम के कंपाउंड के अंदर मुख्तलिफ एटम की जो रेशो होती है वो फिक्स होती है, जबकि मिक्सचर के अंदर मुख्तलिफ एटम की रेशो फिक्स नहीं होती है। यहाँ मैंने आपको लफ्जों में भी लिखवाया है, हर वो चीज जो मुख्तलिफ एटम से मिलकर बने, यहाँ भी क्या है, हर वो चीज जो मुख्तलिफ एटम से मिलकर बने लेकिन उनकी रेशो फिक्स्ड ना हो, यानी मिक्सचर के अंदर ये एटम है, ये 10% मौजूद है, ये 20% मौजूद है, ये 40% मौजूद है। फॉर एग्जांपल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है, ये 10% है, ये 20% है, ये 30% है, लेकिन यहाँ पर इनकी रेशो खास होनी चाहिए, ये 3 कार्बन होने चाहिए, ये 8 होने चाहिए, ये 3 होने चाहिए, तभी आपको ग्लिसरीन मिलेगा, वरना ये हमारे पास कंपाउंड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ आ जाऊं कि कार्बन 10 कर दूं और हाइड्रोजन वही 4 कर दूं, कम कर दूं, ऑक्सीजन को 1 कर दूं, तो ये हमारे पास फिर कंपाउंड नहीं रहेगा, ये हमारे पास क्या होगा, मिक्सचर होगा। कंपाउंड जो है ना एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जबकि मिक्सचर के अंदर एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, बस वैसे ही मिक्सचर के अंदर पड़े रहते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक क्लास है, क्लास के अंदर सारे लड़के एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं, तो ये क्या हुआ, एक मिक्सचर हुआ। अगर दो लड़के आपस में चिपके हुए हो फिजिकली, उनके जो है ना, आपने अक्सर लड़कों को देखा होगा जो दो बच्चे होते हैं एक दूसरे के साथ फिजिकली, यानी जिस तरह खुदा ने उसे पैदा किया होता है उसी तरह चिपके रहते हैं, तो हमारे पास उसको आप कंपाउंड कह सकते हो। लेकिन जो फिजिकली लड़के एक दूसरे के साथ तो बैठे हुए, जैसा ही स्कूल छुट्टी होगा वो एक दूसरे से अलग होगी। अब जैसा ही आपने टेम्परेचर दिया, इसको आपने एनर्जी दी और ये क्या हुए, एक दूसरे से अलग हुए, कुछ पिघल गए, कुछ जो है ना लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ इसी तरह का पड़ रहे हैं कि मैं इस टेम्परेचर पर कन्वर्ट नहीं होऊंगा। तो यहाँ आपको ये पता चल गया कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट को आज हम स्टडी करेंगे। अ प्योर सब्सटेंस, एक प्योर सब्सटेंस, एक साफ सब्सटेंस हमारे पास, हमने प्योर सब्सटेंस को पढ़ा था। एक प्योर सब्सटेंस
हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ये हमारे पास एलिमेंट होता है कि एलिमेंट हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस होता है जिनके अंदर एटम की एटॉमिक नंबर सेम रहती है, यानी एक जैसे एटम से मिलकर बने। यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिखी है, हर वो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस यानी एक हर वो प्योर सब्सटेंस जिसमें तमाम एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद एक जैसी हो। एटॉमिक नंबर का मतलब है प्रोटॉन नंबर। अगर आप नहीं जानते तो मेरे चैनल पर जाकर इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, अब एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ। फर्ज करो मेरे पास एक रॉड है। अब रॉड क्या होता है, एल्युमिनियम से बना होता है। एल्यूमिनियम के अंदर 3 प्रोटॉन है। मैं इसको इस तरह से लिखता हूं कि एल्यूमिनियम के अंदर 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर सारा ये एल्यूमिनियम के एटम से मिलकर बनी तो इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट मतलब एक जैसे एटम से मिलकर बनी, तमाम एटम क्या हो, एक जैसे हो, तमाम एटम एक जैसे हो। फर्ज करो हाइड्रोजन रॉड है, हाइड्रोजन रॉड है। अब तमाम हाइड्रोजन के एटम से बने एलिमेंट आप हर उस चीज को कह सकते हो जो एक जैसे एटम से मिलकर बने। अगर आपके ज़हन में सवाल होगा कि सर ग्लिसरीन को हम एलिमेंट कह सकते हैं, नहीं। ग्लिसरीन के अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसकी प्रोटॉन नंबर, इसकी प्रोटॉन नंबर, इसकी प्रोटॉन नंबर, हर एक की प्रोटॉन नंबर मुख्तलिफ होती है, इसीलिए हम इनको एलिमेंट नहीं कह सकते। एलिमेंट उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर एक जैसे एटम हो, उनकी एटॉमिक नंबर सेम, एक जैसे एटम हो और उनके अंदर प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। एक बार फिर से सुनो, एलिमेंट एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, अक्सर लड़के इसको समझ ही नहीं पाते। एलिमेंट हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है जो एक जैसे एटम से मिलकर बने। ग्लिसरीन को हम इसलिए नहीं कहते कि इनके अंदर प्रोटॉन, इनके अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं, इनके अंदर 1 होता है, इनके अंदर 8 होते हैं, तो इनके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद जो होती है मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ एटम से मिलकर बने होते हैं। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि सर मुख्तलिफ एटम किस तरह, एटम में भी फर्क होता है? जी हाँ, एटम के अंदर फर्क होता है। अब एटम के अंदर क्यों फर्क होता है? एटम के अंदर एटॉमिक नंबर की वजह से फर्क होता है। फर्ज करो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हर वो एटम जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। अगर ये प्रोटॉन 2 हो जाए और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, हीलियम कहते हैं। अब और कंफ्यूज होगा, यानी इनको हम नाम दे रहे हैं। अगर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे हाइड्रोजन देंगे, अगर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे हीलियम देंगे, अगर 3 प्रोटॉन होंगे और अगर फर्ज करो एक और एग्जांपल में आपको, अगर 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे हम नाम क्या देंगे, हम उसे सोडियम नाम। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि ठीक है सर, हमें एटम समझ गए। एटम की टाइप क्यों होती है, एटम को हम क्यों टाइप्स में तकसीम करते हैं? एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है, प्रोटॉन नंबर की वजह से हम उन्हें मुख्तलिफ एटम्स में तकसीम करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है ना, उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक और वो एटम जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, उसे हमने हाइड्रोजन नाम दिया था। अब आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, अब वो आपसे कोई पूछे कि मैंने जो है ना हाइड्रोजन एटम उठाया, तो आपके ज़हन में सवाल होगा, हाइड्रोजन हम उस एटम को कहते हैं जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था। तो आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। अगर वो कहेगा कि आपसे कोई पूछेगा कि मैंने एक हीलियम एटम उठाया तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, तो आप कहोगे 2 प्रोटॉन जिस एटम के अंदर होंगे, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहते हैं, हीलियम कहते हैं। अब आपसे कहेगी कि सोडियम उठाओ और सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन। अब आपके ज़हन में सवाल जरूर होना चाहिए कि सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं और इसका मतलब है 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर वो एटम जिसके अंदर 11 प्रोटॉन होंगे उसे हम क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं। तो एलिमेंट आपने जो है ना सिंपली याद रखना है कि हर वो सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस जो एक जैसे एटम से मिलकर बने, हर वो सब सब्सटेंस जो एक जैसे एटम से मिलकर बने, यानी सेम एटम हो, सिर्फ हाइड्रोजन हो, सिर्फ सोडियम से मिलकर बने, सिर्फ हीलियम से मिलकर बने। अब हाइड्रोजन हमारे पास अलग एलिमेंट है, यानी एक जैसे हाइड्रोजन एटम आप उठा दो,
उसको एक जगह पर हम उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट कहते हैं। एलियम क्या कहते हैं, एलियम आप एटम भी कह सकते हो। एलियम जो है ना, अब आप एलियम का एक ग्रुप उठाओ उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। या सिर्फ एलिमेंट एक एटम को उठाओ, या एक एटम हो या एटम का एक ग्रुप हो, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। एक एटम उठाओ या एटम्स का ग्रुप हो, मुख्तलिफ नहीं हो, सेम एटम हो, यानी एक जैसे एटम हो। आप 1000 एटम को, एलियम के एटम को एक साथ एक जमा करो, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। या आप एक एलियम को उठाओ, उसे भी हम क्या कहते हैं, एलियम एलिमेंट कहते हैं। या आप कहोगे कि सर अगर मैं एलियम और प्लस हाइड्रोजन दोनों को उठा देता हूं तो क्या ये एलिमेंट होगा? नहीं, ये एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर दो मुख्तलिफ एटम है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की तादाद मुख्तलिफ हो। अब यहाँ पर वो वाज़ेह शर्त ये होनी चाहिए कि प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, पहले तो प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, फिर उसमें तमाम एटम की जो प्रोटॉन नंबर है, एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो सेम होनी चाहिए। तो ये आपको पता चल गया। अब एलिमेंट भी उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। अब आपके ज़हन में सवाल, एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। एलिमेंट जो है ना 3 फिजिकल स्टेट में पाया जाता है। फर्ज करो अगर एक हाइड्रोजन एटम है तो वो गैस है, 2 हाइड्रोजन एटम है तो वो गैस है। या आप कहोगे 5000 हाइड्रोजन है एटम है तो वो हमारे पास सॉलिड है। मैं कंपेयर एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन यहाँ पर वो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन क्या है, एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ तो ये गैस है। 2 हाइड्रोजन है या 10 हाइड्रोजन है तो 10 हाइड्रोजन एटम है वो गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। यानी एक फॉर्म हुआ, यानी 10 हाइड्रोजन एक जैसे, इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहती है, इसका मतलब ये एलिमेंट है। एक जैसे एटम है हाइड्रोजन, इसका मतलब है ये गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी एलिमेंट गैस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। एलिमेंट जो है ना, आप कहोगे 5000 है तो वो हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि एलिमेंट जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन को उठा देता हूँ, हाइड्रोजन सॉलिड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर सकता है और गैस में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन पर, नंबर ऑफ एटम पर डिपेंड करती है। अगर आप 10,000 हाइड्रोजन एटम उठाते हो तो वो आपके साथ क्या होंगे, सॉलिड होंगे। अगर आप 5000 उठाते हो तो आपके साथ लिक्विड होंगे, और अगर आप 100-200 उठाते हो तो आपके साथ गैस फॉर्म में होंगे। तो यहाँ आपको ये भी समझ आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एलिमेंट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। एलिमेंट को तो अब मजीद हम इसको स्टडी करते हैं कि एलिमेंट कैन बी एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर पाया जाता है। एलिमेंट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। एलिमेंट को हम अक्सर जो है ना कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं। फर्ज करो एक एटम है जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसको हम किस तरह डोनेट करेंगे? तो आप कहोगे इसके अंदर हम, ये हाइड्रोजन एटम है तो इसको हम बड़े एच से जाहिर करेंगे। और दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर मेरे पास यहाँ पर 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है तो इसको हम बड़े ओ से जाहिर करेंगे। तो ये भी आपको समझ आ गया। जी भी मैंने दिया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन एंड नाइट्रोजन, ये आप बुक के अंदर देख सकते हैं, इसको अपने लाजमी याद करना है। समटाइम यूज्ड फर्स्ट एंड सेकंड लेटर। बाज औकात, समटाइम का मतलब है बाज औकात, यूज्ड हम इस्तेमाल करते हैं, वी यूज्ड first and second letter but first one is capital letter and second one is small letter। इसका मतलब है कि बाज औकात, इस जुमले का मतलब है, इसी का तर्जुमा बता रहा हूँ, बाज औकात हम 2 लेटर इस्तेमाल करते हैं, एक पहला लेटर, एक होता है दूसरा लेटर। जबकि पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, जो दूसरा वाला जो है ना स्मॉल लेटर में होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी में सवाल होगा कि 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको समझ आ गया होगा कि 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन वाले एटम को हम हीलियम कहते थे। अब हीलियम, यहाँ तुम्हें इस हीलियम को अब मैं सिर्फ हाइड्रोजन तो नहीं लिख सकता, इस हाइड्रोजन का तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये हाइड्रोजन है या हीलियम है। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लिखूं या इसे यहाँ भी हाइड्रोजन लिखूं, इसका मतलब है कि ये तो हाइड्रोजन हुआ। अब एक जैसे नाम आ रहा है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं इसके साथ ई लिख देता हूँ। दूसरा लेटर, पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। जब दूसरा हम स्मॉल में लिखते हैं, इसका मतलब है ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हीलियम हुआ। एच ई का मतलब है हीलियम और सिर्फ एच का मतलब है हाइड्रोजन। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने लिथियम हीलियम का एग्जांपल दिया, HeLium। He से हम जाहिर करते हैं 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन।
अब यहाँ इन सम केसेस फर्स्ट एंड एनी अदर लेटर इज यूज्ड इन टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट। अब इस जुमले का मतलब क्या है? कुछ केसेस में हम पहला नंबर और कोई दूसरा नंबर इस्तेमाल करते हैं। अब जेन में आपका सवाल क्या होगा? अब यहाँ पर मेरे पास क्या होता है? CHLORINE क्लोरीन। एक हमारे पास क्या होता है? क्रोमियम। अब यहाँ हम जो है ना क्रोमीन को जब रिप्रेजेंट करते हैं C, और यहाँ भी C, अब ये तो सेम होगा। मैं यहाँ पर H नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ भी दूसरा लेटर क्या होता है? H होता है। H अगर मैं लिख दूं तो क्रोमियम है या क्लोरीन है तो इसका हमें पता नहीं चलेगा, बाकायदा हम इसको मिटा लेते हैं। अब इस तरह का इशारा देना होगा ताकि एटम सेम हो, इसीलिए हम पहला लेटर छोड़ देते हैं, कोई दूसरा वाला इस्तेमाल करते हैं, जैसा क्लोरीन Cl। Cl का मतलब है क्लोरीन, क्लोरीन को हम Cl से जाहिर करते हैं, जबकि क्रोमीन का हाइड्रोजन हम छोड़ देते हैं, R को लिखते हैं और Cr, इसका मतलब है क्लोरीन। अब इस जुमले का मतलब है कि बाज़ औक़ात हम पहला लेटर लिखते हैं कैपिटल में, जबकि दूसरा छोड़कर तीसरे लेटर या चौथे लेटर दूसरे लेटर को भी उठा सकते हैं एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैग्नीशियम MAGNISUM, अब उसने पहला दूसरे को छोड़ा है और तीसरे को उठाया है Mg। तो उम्मीद है आज आपको एलिमेंट के बारे में पूरा समझ आ गया होगा, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में समझ आ गया होगा, और एलिमेंट कंपाउंड भी आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दूं। और हाँ, इस चैप्टर में अगर आप इस टॉपिक में अगर आपको कोई मसला है या किसी चीज़ के अंदर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।